नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन में संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा। हमने स्थितिज ऊर्जा में कुछ फॉर्मूले हमने प्राप्त किए थे। U = 1/2 CV², C धारिता थी, V विभवांतर था, और एक हमने फॉर्मूला जो प्राप्त किया था वो था 1/2 Q²/c। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हमने प्राप्त किए थे। सभी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले थे। हमारे पास संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले थे। इसके बाद हमने एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा था। आज जो हम उसी से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। जो संचित ऊर्जा है वो संधारित्रों के संयोजन में, हमें पता है संधारित्रों के दो प्रकार के संयोजन होते हैं, जैसा कि हम न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। एक संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसके बारे में पढ़ें। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। अगर जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है तब उस संयोजन में जो संचित ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन हम ये मान के चलते हैं, माना C1 C2 C3 ... Cn के या मान के या धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो हमें पता है तो संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी। अतः संयोजन की तुल्य जो धारिता होगी इसको हम, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो इसको हम कर लेते हैं 1/CS, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... + 1/Cn। ठीक है, ये अब हमें एक चीज पता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता हमें पता है, तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उस संयोजन में जुड़ी प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और हमें यह भी पता है श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेशों का वितरण होता है, जो आवेश होते हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है, समान। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q का मान समान है। आवेश Q का मान क्या होता है, समान होता है। तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में तो पता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं संधारित्रों में तुल्य संचित ऊर्जा। अतः संधारित्रों में तुल्य संचित ऊर्जा की बात करते हैं। हमारा मेन मकसद तो ये था, संचित ऊर्जा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास U। श्रेणी क्रम में तो US कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो U कर लेते हैं। और 1/2 Q² CS कर लेते हैं। ठीक है भाई, CS है तो CS, CP है तो CS, बाकी खाली C भी कर सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है कि जो संचित ऊर्जा होती है संधारित्रों में U = 1/2 Q²/C, हमने ऐसे लगा दिया, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। U की बात करेंगे तो 1/2 Q², 1/CS है, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। और अगर ऐसा करते हैं तो 1/CS का मान रख देते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... + 1/Cn, इसका मान रख दिया हमने। अब देखो इसे, इसका मान रखने के बाद नेक्स्ट करें
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यूएस कर लेते हैं सीरीज। तो जो संचित ऊर्जा संधारित्रों में तुल्य संचित ऊर्जा श्रेणी क्रम में कुल संचित ऊर्जा है यूएस, वो होगी, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करें तो C1 + C2 है, तो 1/2 Q² बटे में C1, 1/2 Q² बटे में C2, 1/2 Q² बटे में C3, 1/2 Q² बटे में Cn। ऐसा भी तो कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो यूएस, सीधी सी बात है, C1 धारिता वाले संधारित्र पर जो संचित ऊर्जा होगी उसको हम मान के चलते हैं, वो क्या होगी? U1, ये हो जाएगी U2, ये हो जाएगी U3 प्लस ... प्लस UN। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र में तुल्य संचित ऊर्जा है, श्रेणी क्रम संयोजन चल रहा है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र में तुल्य जो संचित ऊर्जा होगी यूएस का मान होगा, वो प्रत्येक संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके योग के बराबर होगा, ऐसा हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। उतारो इसे। उतार लिया होगा, पॉज करके उतार लेना। अब इसी को हम क्या करते हैं, संधारित्र के संयोजन में जो संचित ऊर्जा है उसमें नंबर 2 कर लेते हैं, और वो जो होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो जो नंबर 2 है वो है समांतर क्रम संयोजन। देखो इसी में थोड़ा थोड़ा हम एडिट करते रहते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो हमें पता है, हमने संयोजन कर चुके हैं, हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कर चुके हैं, उसे डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख चुके थे। तो अब क्या माना, C1 C2 C3 Cn धारिता वाले n संधारित्र, पहले भी n लिखना था, n संधारित्र अब समांतर क्रम में जुड़ चुके हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः संयोजन की तुल्य जो धारिता होगी वो क्या होगी? इसकी जो तुल्य धारिता में पता है, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है? Cp पैरेलल तुल्य, मतलब समांतर क्रम Cp = C1 + C2 + C3 प्लस ... प्लस Cn। ठीक है ना, यही होती। हमने देखा समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है वो उस संयोजन में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है, ऐसा हम प्रूव कर चुके थे। तो अतः संधारित्र में तुल्य संचित ऊर्जा, तो हमें पता है एक तो ये फॉर्मूला था, एक ये वाला फॉर्मूला भी था। वो फॉर्मूला था 1/2 CV²। मैंने बताया था 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने। ये भी फॉर्मूला था 1/2 Q² बटे V था, और 1/2 Q बटे में V भी था, लेकिन हम तो कुछ भी ले सकते हैं। U = 1/2 CV², ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस C की जगह हम कर देते हैं Cp, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो आगे, अब इसी में इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसको देखते हैं। तो U की बात करें तो 1/2, ठीक है, V² तो है, Cp का मान क्या आ जाएगा? C1 C2 C3 प्लस Cn, क्योंकि अब Cp का मान तो यही है, और V²। ठीक है, और क्या हो जाएगा? V² हो जाएगा। मैंने कहा 1/2, और Cp का मान जो है C1 + C2 + C3 + Cn ये रख दिया, और इनटू में V² था वो मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, समय के फर्स्ट एंड सेकंड से ये हो गया। ये भी फॉर्मूला सही है, उसमें वो अप्रोप्रिएट बैठता है, इसमें ये अप्रोप्रिएट बैठता है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ देखना चाहते हैं कि संधारित्रों का संयोजन किसी भी तरीके का हो, उनकी कुल संचित ऊर्जा कितनी होती है वो हम देखेंगे। तो हमने अलग अलग संयोजन में देखा है ऐसे। तो अब बात करते हैं U। एक काम करते हैं, इसको P कर लेते हैं। पैरेलल में संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो 1/2 C1 V², C2 V², C3 V², Cn V²। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, C1 V², 1/2 C2 V² प्लस 1/2 C3 V²
प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 CnV²। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो 1/2 CV² अगर U होता है तो 1/2 C1V² क्या होगा, U1। और हमें एक और चीज पता है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, Q समान रहता है, और इस संयोजन में मतलब समांतर संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में क्या किस चीज का मान समान होता है, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर V का मान समान होता है, जैसा कि तुम्हें समांतर क्रम संयोजन में पता था। तो इसमें V का मान समान था, इस पर भी V, इस पर भी V, इस पर भी V, इस पर भी V, इसलिए हमने यहाँ पर V कॉमन ले रखा है। इसलिए UP इक्वल्स टू हम इसको कह सकते हैं ये U1 के बराबर होगा, ये U2 के बराबर होगा, ये U3 के बराबर होगा, और ये UN के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं UP इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। अब देखो ये भी वही समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्रों की तुल्य संचित ऊर्जा होती है वो उस संयोजन में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके योग के बराबर होती है। ठीक है ना। अब देखो, अब टोटली की बात की जाए, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, मतलब किसी भी प्रकार का संयोजन हो, जो तुल्य संचित ऊर्जा होती है वो उन संयोजन में जुड़े जितने भी संधारित्र हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ये दोनों का एक ही कंक्लूजन बनता है। बाकी अलग अलग जब इन्हें सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि हमने दो अलग अलग फॉर्मूले लेने पड़ते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या बनता है, एक ही बनता है। उतारो इसे, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये तो संधारित्र की बात होगी कंप्लीट। संधारित्र यहाँ पर खत्म हो गए हैं। जो भी न्यूमेरिकल है वो उसके मैंने कुछ करवाए थे, कुछ तुम्हें भी करने हैं। ठीक है। और अब जो बात आती है वो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है नेक्स्ट अगर हम टॉपिक करवाएं तो है आवेशित चालक के संयोजन में ऊर्जा वितरण। ठीक है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, कनेक्शन ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी चालक को पहले आवेशित करें और फिर चालकों का संयोजन करें तो जो भी ऊर्जा होती है उसका वितरण किस प्रकार होता है, इस टॉपिक में हम करेंगे। तो संधारित्र से कोई लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन हाँ यहाँ स्थितिज ऊर्जा का इसमें रोल जरूर आएगा। तो इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले हम दो चालक गोले लेते हैं। मान के चलते हैं एक हमारे पास ये चालक गोला है, इस चालक गोले को हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ये ए चालक गोला है। और इस चालक गोले को जब हम Q1 आवेश से आवेशित करते हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यूनिफॉर्मली ये चार्ज हो जाता है इस तरीके से। हम ये मान के चलते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है। ठीक है, और इसे इस ए गोले को या हम यहां लिख देते हैं, इस ए गोले को हमने Q1 चार्ज से आवेशित कर रखा है। हमने Q1 आवेश से इसे आवेशित किया है और जो भी आवेश है वो समान रूप से इस गोले पर वितरित हो गए हैं। इसकी त्रिज्या R1 है। इसे
इसकी जो धारिता है वो C1 है, इसकी जो धारिता है वो क्या है, C1 है। और अगर हम बात करें इस पर जो विभव है वो क्या है, वो V1 है। इस पर जो विभव है वो है V1 और इस पर जो धारिता है वो क्या है, C1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ये तो है एक गोला। इसके बाद करते हैं एक दूसरा गोला और है B। एक दूसरा गोला है जो कि R2 त्रिज्या का है। ठीक है, और इसे भी हम आवेशित करते हैं और इसे अब हम Q2 आवेश से जब आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। मान के चलते हैं Q2 है, इसकी जो विभव जो है इस पर V2 है और इस पर जो धारिता है वो C2 है। ठीक है, ध्यान देना, इस पर जो धारिता वो क्या है, C2 है। तो ये तो है बिफोर कनेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, मतलब जब इन दोनों के मध्य कनेक्शन नहीं किया गया है तब की बात है। अब देखो यहां पर हम एक और चीज कर लेते हैं। यहां पर R1 बड़ा है R2 से, इसलिए C1 भी बड़ा होगा C2 से, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं C1 डायरेक्ट या C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा था C = 4πε0 R। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर R1 बड़ा होगा R2 से तो C1 भी बड़ा होगा C2 से। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा मतलब इसके कंपैरिजन में छोटा है, ये मान के चलना। कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो है बिफोर कनेक्शन। अब क्या है, जब बिफोर कनेक्शन की अगर बात आती है तो हमें पता है टोटल मतलब दोनों गोलों पर, दोनों चालक गोलों पर, देखो ये A गोला है, इसको B मान लेते हैं, चालक गोलों पर कुल आवेश हम मान के चलते हैं Q है, Q1 + Q2, यही तो होंगे टोटल। अगर हम आप देखें Q = Q1 + Q2, और हमें एक चीज़ जानते हैं विद्युत धारिता के फॉर्मूले से, Q बराबर में या Q1 बराबर में C1V1 और Q2 बराबर में C2V2, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर Q बराबर में कितना हो जाएगा, C1V1 + C2V2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, C1V1 + C2V2। ठीक है, तो ये है। यहां तक देखो इस गोले को, चलो इसके बाद हम बात करते हैं C1V1 C2V2 हो गया। इसके बाद हम करते हैं इनको कनेक्ट। ध्यान देना, ये बिफोर कनेक्शन है, एक डायग्राम बनेगा ये। इस डायग्राम के बाद, इस डायग्राम के बनने के बाद और इतना लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अगर हम इसे कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, हम किसी एक नगण्य प्रतिरोध वाले तार से अगर इसे कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान देना ये नेक्स्ट डायग्राम बनेगा। ये क्या बनेगा, नेक्स्ट डायग्राम बनेगा सेकंड फिगर में। मतलब दोबारा ये डायग्राम बनाना है, तुम्हें बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर कनेक्शन, क्योंकि पहले वाला तुमने लिख लिया होगा। आफ्टर कनेक्शन की बात करते हैं, ये कोई नगण्य प्रतिरोध वाला तार है R, तो क्या होगा, इतना तुमने उतार लिया होगा। तो देखो इसे, जब हम दोनों चालकों को किसी नगण्य प्रतिरोध वाले चालक तार से जोड़ दें, ध्यान देना, जब ये दोनों आवेशित चालक गोलों को जब हम नगण्य प्रतिरोध R वाले चालक तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, दोनों चालक गोलों में आवेशों का वितरण होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हो सकता है Q1 से Q2 की ओर आवेश जाएं, या फिर ये B गोले से A की ओर आवेश जाएं, या A से B की ओर आवेश जाएं, और ये आवेश तब तक
एक दूसरे में वितरित होते रहेंगे जब तक दोनों गोलों पर विभव का मान समान ना हो जाए। मैंने बताया था पहला डायग्राम बनाना है और जो मैंने लिखवाया था वो लिखना है, लेकिन अब है दोबारा इसी डायग्राम को बनाना है जिसमें चालक तार जुड़ा हुआ है R। तो जब दोनों चालक गोलों ए और बी को एक नगण्य प्रतिरोध वाले चालक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, दोनों गोलों में आवेशों का वितरण होना स्टार्ट हो जाता है और यह वितरण तब तक रहता है जब तक दोनों गोलों पर विभव का मान समान ना हो जाए। अब देखो इस पर भी विभव v हो जाता है और इस पर भी विभव v हो जाता है। तब तक होता है जब तक Q1 और Q2 में जब तक विभव का मान अलग अलग रहेगा तब तक तो क्या रहेगा, वितरण होता रहेगा आवेशों का। और जैसे ही दोनों गोलों पर विभव का मान समान हो गया तो अब क्या हो जाएगा, आवेशों का वितरण या आवेश वितरित होने बंद हो जाएंगे। हम मान के चलते हैं इस पर पहले आवेश Q1 था, इस पर Q2 था, इस पर विभव V1 था, इस पर V2 था। हम ये मान के चलते हैं इस पर 100 आवेश थे, इस पर 50 आवेश थे। अब क्या हुआ, जैसे इन चालक गोलों को जोड़ा तो सीधी सी बात है आवेश तो चालक में प्रवाहित होते हैं और आवेश प्रवाहित होंगे। अब मान के चलते हैं 100 में से 25 आवेश निकल गए, इस पर 75 रह गए, इस पर 50 थे और इस पर भी 75 हो गए, ऐसा मान सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है इसमें से 20 निकल गए, इसके पास 50 थे, इसके पास 100 थे, 20 निकल गए तो 100 में से 20 गए 80, इसके पास 50 थे, 50 में से 20 मिल गए 70। कब तक, जब तक दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो मतलब पहले जो Q1 आवेश था वो Q1 डैश हो चुका है क्योंकि इसकी स्थिति बदल चुकी है, उसका मतलब क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। और जो पहले Q2 था अब Q2 डैश हो चुका है। लेकिन जितने पहले कुल आवेश थे उतने ही अब भी आवेश हैं। पहले भी 150 आवेश थे मान के चलते हैं, अगर हमने माना है तो अभी भी 150 आवेश होंगे। बस पहले यहाँ 100 इसमें 50 थे, अब यहाँ पर क्या है 80 और यहाँ पर क्या है 70 है, बस इतना हो सकता है। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और ये तब तक ही आवेशों का वितरण होता है जब तक विभव का मान समान ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। तो मतलब ये Q1 से Q1 डैश और ये Q2 से Q2 डैश हो चुका है, लेकिन कुल आवेश उतने ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं। तो आफ्टर कनेक्शन अगर हम बात करें तब हम कहते हैं दोनों गोलों पर कुल आवेश। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, the charge not be created and not be destroyed, we can only transfer from one material to another। हम आवेशों को न पैदा कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। तो कम या बढ़ोतरी, पहले 150 तो ऐसा नहीं है कि अब 149 हो जाएं या 145 ही रह जाएं या 151 हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने पहले थे वो अब रहेंगे, क्योंकि आवेशों को न पैदा न नष्ट किया जा सकता, इसे हम केवल ट्रांसफर कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने किया है। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या अभी भी क्या है, उतनी ही है। हाँ, इस पर कम या ज्यादा हो चुकी है या इस पर कम या ज्यादा हो चुकी है। तो दोनों गोलों पर कुल आवेश आवेश संरक्षण के सिद्धांत से Q इक्वल्स टू अब Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो चुकी है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं Q1 डैश किसके बराबर है। तो देखो धारिता वही है लेकिन विभव V समान हो चुका है, Q2 डैश इक्वल्स टू C2V। तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्योंकि विभव तो समान हो गया था ना। चालक तार में जैसे चालक तार से जोड़ते हैं, पहले तो अलग अलग गोले थे, उन पर अपना अलग स्वामित्व था। एक के पास Q1, एक के पास C1 और V1 था, दूसरे पास Q2, C2, V2 था। लेकिन जैसे नगण्य प्रतिरोध वाले चालक तार से जोड़ा तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर Q1 से Q1 डैश हो जाएगा, आवेश Q2 से Q2 डैश हो जाएगा और विभव V1 की जगह V और V2 V2 की जगह भी V, क्योंकि तब तक ये आवेशों का जो चालन है तब तक रहेगा जब तक विभव का मान समान ना हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से। तो अब देखो अगर हम बात करें फिर समीकरण 2 व समीकरण 4 से, आवेश संरक्षण का सिद्धांत तो है, फिर हम दोबारा लिख सकते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ लिख सकते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कि पहले भी Q था और अब भी Q है। तो एक में तो Q था C1V1 प्लस C2V2 और एक में Q था C1V प्लस C2V। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो V होगा वो कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2।
इस v को, और समीकरण नंबर 5, इस v को कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। और ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उभयनिष्ठ विभव के सूत्र की अगर बात करें तो v इक्वल्स टू C1v1 प्लस C2v2 अपन में C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है। तब जब हम दो चालक गोलों को किसी चालक तार से जोड़ दें तो उसमें जो संयोजन में मतलब उभयनिष्ठ जो विभव होगा वो ये वाला होगा, मतलब दोनों पर विभव का मान जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसे, अगर हम बात करें Q अपॉन में Q डैश की, तो देखो इसे, अगर हम बात करें, हमारे पास था एक समीकरण फर्स्ट की बात करें या फिर हम सीधे लिख सकते हैं Q1 बटे में Q2 इक्वल्स टू C1v1 बटे में C2v2। ठीक है ना, ये तो पहले था, लेकिन जैसे ही इस पर उभयनिष्ठ विभव आया तो v से तो v हो गया और ये Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश हो गया, क्योंकि हमें तो आफ्टर द कनेक्शन देखना है और v से v कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल्स टू C1 बटे में C2। तो देखो इसे, ये है समीकरण नंबर 6 और यही हमारा पास एक टॉपिक था। आवेश चालक के संयोजन में जो ऊर्जा वितरण होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो इसे, जब हम किसी भी दोनों चालक को किसी भी चालक तार से जोड़ते हैं, नगण्य प्रतिरोध वाले चालक तार से जोड़ते हैं, तो उनके आवेशों के वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान देना, तो हम कह सकते हैं नगण्य प्रतिरोध वाले तार से चित्रानुसार चालक गोलों को संयोजित करने पर आवेशों के वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट हमारा समीकरण 6 से है और समीकरण 6 से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 6 से स्पष्ट है। तो इस तरीके से हम आवेशी चालक के संयोजन में ऊर्जा का जो वितरण है उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसे अच्छे से देख लेना। तो पहले जो डायग्राम बनाया था जब उसमें कनेक्शन नहीं किया गया था, एक तो तब है और उसमें हमने कुल आवेश ले लिया, फिर उसके बाद कनेक्शन करने के बाद कुल आवेश देख लिया, और आवेश जब कनेक्शन कर देते हैं उसके बाद जो आवेशों की ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है, आवेशों का वितरणों का अनुपात है, वो धारिताओं के अनुपात के बराबर आता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हें करना है। ठीक है, इसके अलावा है बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आज हमारा जो था ये 2 टॉपिक थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।